नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों को वापस हमारे इस चैनल पे आने के लिए। और आज हम फिक्स इनकम मार्केट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और फिक्स इनकम मार्केट में भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हम बात करेंगे कि जिनका बहुत अच्छा और लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम ऐसे फंड मैनेजर से बात करने वाले हैं कि जिनको मैं पिछले 20-25 सालों से उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ आज अमित त्रिपाठी जी हैं, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम के CIO, और फिक्स इनकम मार्केट में उनका बहुत बड़ा नाम है। और आज हम उनसे फिक्स इनकम मार्केट की कुछ बारीकियां जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी आपको क्रेडिट पे, इंटरेस्ट रेट पे, फंड पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक फंड मैनेजर अपनी किचन दिखाएगा, किस तरह वो खाना बनाता है, कहाँ से सब्जी लाता है, कहाँ से काटता है, कैसे मसाले डालता है, किस तरह सर्व करता है। टेस्ट एक्चुअली फाइनल स्कीम है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है। तो हम आपको लेके चलते हैं किचन फ्लोर की तरफ और वो दिखाएंगे कि फिक्स इनकम पोर्टफोलियो मैनेजर किस तरह काम करता है। तो स्वागत अमित जी आपका। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये निपॉन वे ऑफ इन्वेस्टिंग फिक्स्ड इनकम में ये क्या है, कहाँ से चालू होता है, मिडिल पाथ क्या है और एंड क्या है, थोड़ा आप बताएंगे। विजय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, क्योंकि जहाँ तक किचन का सवाल है मेरे को सिर्फ 2 या 3 डिश मालूम है, लेकिन मैं चाय अच्छी बना लेता हूँ। तो अगली बार जब भी आप घर आओगे तो चाय जरूर पिलाऊंगा और खुद ही किचन जाके बना के पिलाऊंगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ ऑफिस वाले किचन में, तो वहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकता हूँ, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बता सकता हूँ, तो वही कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जब हम निपॉन वे की बात करते हैं तो ये एक वे है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रेंच्ड है, बसा हुआ है। ये कोई वे नहीं है जो कि हम किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना के दिखाते हैं। ये वे है जो कि हम डे टू डे, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर प्रैक्टिस करते हैं। इसके सिर्फ 4 मेन कंपोनेंट अगर आप देखा जाए तो पहली चीज़ ये है कि फिक्स्ड इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से होता है कि जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट को मैं कितना अच्छा डिफाइन कर सकता हूँ। और डेफिनेशन का क्या मतलब है, अल्टीमेटली फिक्स्ड इनकम का एक प्रोडक्ट एक पोर्ट्रे करता है एक रिस्क रिटर्न फ्रेमवर्क हर इन्वेस्टर के लिए। तो मुझे उसमें पहले वो रिस्क रिटर्न फ्रेमवर्क इतनी सरलता से डिफाइन करना है और इतनी अच्छी तरीके से डिफाइन करना है कि इन्वेस्टर को अच्छी तरह समझ में आ जाए कि उसको इस फंड में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ओके, जिसको कि हम लोग फंड केसिंग बोलते हैं। निपॉन में 4 चीज़ें हम फंड केसिंग में डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना ले सकता है वो प्रोडक्ट हर इंस्ट्रूमेंट लेवल पे। तो एक तो चीज़ जो हम फंड केसिंग में करते हैं, हम पोर्टफोलियो लेवल पे कुछ नहीं देखते हैं, हम हर चीज़ इंस्ट्रूमेंट लेवल पे देखते हैं, जिसको कि ऐड करके पोर्टफोलियो बनता है। बिकॉज रिस्क इंस्ट्रूमेंट लेवल से शुरू होता है, ना कि पोर्टफोलियो लेवल से शुरू होता है। तो हर इंस्ट्रूमेंट लेवल पे हम 4 चीज़ें डिफाइन करते हैं रिस्क टर्म्स में। पहले तो इंटरेस्ट रेट रिस्क डिफाइन करते हैं, उसका उस पर लिमिट डालते हैं। क्रेडिट रिस्क डिफाइन करते हैं, उस पर लिमिट डालते हैं। लिक्विडिटी रिस्क डिफाइन करते हैं, बिकॉज जब हम ओपन एंडेड पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि ओपन एंडेड पोर्टफोलियो का काम ही ये है कि हम एफिशिएंसी रिटर्न की बढ़ाना चाहते हैं विज़ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जैसे कोई FD हो गया या इवन विद पैसिव प्रोडक्ट। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए उसकी इनहेरेंट लिक्विडिटी जाननी बहुत ज़रूरी है ताकि हम वो एफिशिएंसी बढ़ा सकें बाई एंटरिंग इनटू दैट पोजीशन एंड एग्जिटिंग दैट पोजीशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो तीसरा लिक्विडिटी रिस्क डिफाइन करते हैं और चौथा कंसेंट्रेशन रिस्क। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कंसेंट्रेशन रिस्क प्लेज अ बिगर रोल। आप जब अल्फा क्रिएट कर रहे हैं या नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कहीं पे हो सकता है कि गलती ये हो कि आपके अच्छे पोजीशन में कंसेंट्रेशन कम है और गंदे पोजीशन में कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। पोजीशन दोनों में पोजीशन लिए लेकिन एक जगह कम है, एक जगह ज़्यादा है, तो कंसेंट्रेशन रिस्क। तो फंड केसिंग में हम हर इंस्ट्रूमेंट लेवल पे ये 4 रिस्क डिफाइन करते हैं और फंड केसिंग हमारे हर एक ओपन एंडेड फंड के लिए बहुत क्लियरली डिफाइंड है। तो पहला स्टेप फंड केसिंग ढंग से डिफाइन कर दिया तो एटलीस्ट इन्वेस्टर को ये समझ में आए कि वो क्या रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स के अंदर एक फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। और वो डिसिप्लिन डे 1 से बहुत जरूरी है और वो इनग्रेन। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैंने ये सब डिफाइन कर दिया तो फिर सवाल ये उठता है कि बॉस फिर ये फंड रिटर्न जनरेट कैसे करेगा, क्योंकि आपने सब कुछ टाइटली डिफाइन कर दिया। आपने बोल दिया ये स्ट्रेट जैकेट डाल दिया तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। करेक्ट। तो निपॉन वे में क्या है कि ये डेफिनेशन या ये डेफिनेटिवनेस मेरे को इन्वेस्टर को देना है और फिर भी मेरे को उस पोर्टफोलियो में एफिशिएंसी क्रिएट करनी है, बेस्ट पॉसिबल रिटर्न क्रिएट करनी है। कैसे करते हैं आप? वो सिर्फ रिसर्च से आ सकता है। ओके, देखिए अल्टीमेटली क्या है कि हम लोग जब रिसर्च के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा इक्विटी सोचते हैं। हम फिक्स्ड इनकम साइड में रिसर्च के बारे में चर्चा कम करते हैं। आज की डेट में 50% टीम जो मेरी है वो रिसर्च में है।
हम 16 मेंबर की टीम है, जिसमें से 8 जन रिसर्च में है, जिसमें से क्रेडिट रिसर्च एक बड़ा पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च दूसरा पार्ट है ना। अगर मेरे को एक डिफाइंड डिसिप्लिन के अंदर इन्वेस्ट करना है और फिर भी रिटर्न एफिशिएंसी या अच्छे रिटर्न क्रिएट करने हैं, तो मेरे को वो इनपुट चाहिए वो क्रिएट करने के लिए, जो कि फंड मैनेजर यूज कर सके, वो रिसर्च से आता है। तो जो दूसरा पिलर निपॉन वे का है वो रिसर्च का है। तो आप एक अच्छी रिसर्च से क्या कर सकते हैं? एक अच्छी रिसर्च से आप एक अच्छी पोजीशन पे एंट्री जल्दी ले सकते हैं। आप वो पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी भी पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिस्क भी पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब आपने वो कर लिया तो आप एक पोजीशन को लेके ज्यादा फायदा उठा सकते हैं देन व्हाट वुड अदरवाइज बी पॉसिबल। तो मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे आई जस्ट बट इन हियर, इस आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा कि सपोज एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, उसका 3 साल का फॉर इंस्टेंट एवरेज ड्यूरेशन है, इंडस्ट्री में 3 साल का एवरेज ड्यूरेशन है, तो फिर सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड एक जैसे रिटर्न देने चाहिए, लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है, इसका आपने एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया कि आप रिसर्च करके जल्दी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो जल्दी आइडेंटिफिकेशन ये हो सकता है कि रेटिंग माइग्रेशन आप देख रहे हो इधर वे, क्रेडिट क्वालिटी आप डिटीरिएशन और इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हो इधर वे, so you then able to build the position or cut the position if you have something in the portfolio। बहुत अच्छा आपने बात बोला। और दूसरा आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोला, व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने बोला कि जो क्रेडिट क्वालिटी है वो फंड लेवल की बजाय स्कीम लेवल पे देखना चाहिए, क्योंकि एवरेज ऐसा डेटा है वो काफ़ी मिसगाइड कर सकता है। जरूर। तो जैसे कहते हैं कि आप हंटिंग के लिए गए और आपने टाइगर देखा, आपने शूट किया तो लेफ्ट में 10 मीटर आपने मिस कर दिया, फिर आपने सेकंड शूट किया तो राइट में 10 मीटर मिस कर दिया, बट ऑन एवरेज यू हिट द टाइगर। करेक्ट। तो एवरेज कुड बी रियली मिसलीडिंग। जो आपने बहुत ही, मेरे को बहुत अच्छा बात लगा कि आप बोलते हैं कि हम जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट लेवल पे हम वो चीज़ देखते हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अमेजिंग आपने इंसाइट दिया, उससे आई थिंक ऑडियंस को फायदा मिलेगा। तो आप बोल रहे हैं कि इवन विद इन लिक्विड या मनी मार्केट या अल्ट्रा या फ्लोटर, एवरी कैटेगरी में अगर आपका रिसर्च मजबूत है तो you're able to get into position early and get out of the position early with the credit और interest rate आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जब हम प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं फंड केसिंग के अंदर, तो जो हम जिस तरीके के कंस्ट्रेंट बिल्ड करते हैं, किसी प्रोडक्ट में हम बोलते हैं कि हम क्रेडिट रिस्क इसके भी और नहीं जाएंगे, किसी फंड में हम बोलते हैं कि हम ड्यूरेशन रिस्क इसके भी और नहीं जाएंगे। तो हम ये जो कंस्ट्रेंट क्रिएट करें, अगर कंस्ट्रेंट के अंदर मेरे को परफॉर्म करना है तो मेरे पास तीनों तरीके के रिसर्च इनपुट अच्छे होने चाहिए। मेरे को मैक्रो रिसर्च इनपुट अच्छा चाहिए, मुझे क्रेडिट रिसर्च इनपुट अच्छा चाहिए और मुझे मार्केट रिसर्च इनपुट भी अच्छा चाहिए। मैं आपको मार्केट रिसर्च का एक एग्जांपल दूं, क्योंकि जनरली हम लोग जब क्रेडिट रिसर्च या मैक्रो रिसर्च की बात करते हैं तो हम मार्केट रिसर्च की बात नहीं करते। मार्केट रिसर्च मतलब क्या है कि अभी आपने जो सवाल उठाया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में सब लोग 3 साल की मैच्योरिटी चला रहे हैं, तो कोई बंदा अंडर परफॉर्म और आउट परफॉर्म कैसे कर रहा है। अब मैं उस पर और एक कंस्ट्रेंट डाल देता हूँ आपके सामने। मैं बोलता हूँ कि सब लोग ट्रिपल ए पोर्टफोलियो चला रहे हैं, तो उसके अंदर फिर अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी, राइट। तो उसमें मार्केट रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है कि मेरे को आज की डेट में 3 साल का एसेट खरीदना चाहिए या 1 साल का एसेट खरीदना चाहिए, वही सेम पोर्टफोलियो बनाने के लिए कितने परसेंटेज एलोकेशन इस एसेट में देना चाहिए, कितना उस एसेट में देना चाहिए, वाइल कीपिंग कि मैं पूरा का पूरा पोर्टफोलियो की एक सैंक्टिटी रखूं, क्योंकि मैंने इन्वेस्टर को बहुत क्लियरली बोल रखा है कि मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे मेरे को वो एलोकेशन भी डिसाइड करना है, वो मार्केट रिसर्च है। क्रेडिट रिसर्च तो हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे को लगता है कि क्रेडिट रिसर्च और इक्विटी रिसर्च में बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं है, बिकॉज जिस डेप्थ से आप बैलेंस शीट स्टडी करते हो क्रेडिट रिसर्च में। देखिए बहुत जने हम लोग जब क्रेडिट रिसर्च की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि क्रेडिट रिसर्च में लोग बोलते हैं ये एसेट ट्रिपल ए है या ये एसेट डबल ए है, ऐसे ही लोग समझते हैं क्रेडिट रिसर्च को। फिक्स्ड इनकम मार्केट में क्रेडिट रिसर्च की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बारीक है, इससे बहुत ज़्यादा बारीक है। वो क्या बारीक है कि एक ट्रिपल ए एसेट होता है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट आपको यील्ड देता है, और एक ट्रिपल ए एसेट होता है जो कि 100 बेसिस पॉइंट ऊपर यील्ड देता है। दोनों ट्रिपल ए है, ठीक है। अब मैं पोर्टफोलियो जब किसी को दिखाता हूँ तो उसको दोनों ट्रिपल ए दिखते हैं, लेकिन मुझे वो बारीकी मालूम है कि 25 क्यों है और 100 क्यों है। क्रेडिट रिसर्च का काम ही ये है कि इवन जब हम ट्रिपल ए में ही खाली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंस समझना, उस गैप का रीजन जानना, और वो गैप कम हो सकता है या बढ़ सकता है वो डिसाइड करना। क्योंकि जब वो इनपुट फंड मैनेजर के पास आएगा, अगर 100 बेसिस पॉइंट वाले में अपॉर्चुनिटी है वो इनपुट क्रेडिट रिसर्च से आएगा, अगर 100 बेसिस पॉइंट वाला रिस्क है वो इनपुट क्रेडिट रिसर्च से आएगा, और फंड मैनेजर उस हिसाब से एलोकेट करेगा। तो रिसर्च
का एक बहुत अहम रोल है कि आपने एक डिसिप्लिन डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट का, उस डिसिप्लिन के अंदर आपको बेटर रिटर्न्स, एफिशिएंट रिटर्न्स क्रिएट करने हैं, तो आपको वो रिसर्च सपोर्ट चाहिए, और तीनों तरीके के रिसर्च सपोर्ट चाहिए, मैक्रो, क्रेडिट और मार्केट रिसर्च, तीनों तरीके। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, जैसे आपने AAA वाला एक इलस्ट्रेशन दिया, तो अगर 100 नॉर्मल AAA 25 बेसिस पॉइंट हायर है, ये 100 बेसिस पॉइंट, तो देखना है कि वैल्यू है या वैल्यू ट्रैप है। करेक्ट। सो ऐसा नहीं कि ये AA वाला AAA में चल रहा है। करेक्ट। और ये आपको मुझे लगता है AAA के बिलो बहुत ज़्यादा वेरिएंस मिलेगा, जहाँ AA खासकर हो गया, वहाँ तो यू हैव ये बहुत बड़ा गैप मैनी कंपनीज। ओके। और म्यूचुअल फंड्स का तो सर मैं ये समझता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का काम ही ये है कि हम लोग का काम ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक अच्छा पोर्टफोलियो ऑप्टिकली बिठा के इन्वेस्टर को दिखा दूँ। मेरा काम ये है कि मेरे पोर्टफोलियो की हर एक इंस्ट्रूमेंट को मैं देख के देखूँ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरी वैल्यू में ऐड कर रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरी वैल्यू घटा रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरे पोटेंशियली रिस्क एफिशिएंसी रिटर्न एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, कौन सा घटा सकता है। और ये काम मेरे को हर रोज हर घंटे करना है, और यहीं से पोर्टफोलियो की एफिशिएंसी आती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ना, अगर किसी से भी पूछा जाए ना कि आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कहाँ से आया, तो मिले तो एक बहुत सिंपल लॉजिक है, मेहनत से आया। देखिए, बियॉन्ड ए पॉइंट मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और रिसर्च में सिर्फ मेहनत लगती है, फंड मैनेजमेंट में सिर्फ मेहनत लगती है। बियॉन्ड ए पॉइंट आपको उसी डिलीजेंट तरीके से, उसी क्वालिटेटिव तरीके से हर रोज काम करना है, उसका क्यूमुलेटिव आउटपुट रिटर्न होता है। रिटर्न डज नॉट कम इन आइसोलेशन, इट कम्स आउट ऑफ दीज एफर्ट्स। दूसरा चीज मैं ये बोलूँगा कि रिसर्च से ही बहुत रिलेटेड है विजय जी ये चीज़, कि कई बार क्या होता है कि आपने डिफाइन कर दिया कि मेरा प्रोडक्ट ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, फिर डिफाइन कर दिया कि ठीक है मैं रिसर्च के तरीके से मैं एफिशिएंसी जनरेट करने की कोशिश करूँगा। कई बार क्या होता है, आप काम करने में इतना मसरूफ़ हो कि आपको पता नहीं चलता है कि एक कंपोनेंट है पोर्टफोलियो का जो आपका ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक कंपोनेंट है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो फीडबैक लूप जो है ना, वो निपॉन वे का तीसरा तरीका है कि पहला तो आपने फंड डिफाइन किया, दूसरा आपने रिसर्च इनपुट लिया, हाँ। तीसरा तरीका है कि हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक लूप चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जो कि फंड मैनेजमेंट टीम खुद ही देख रही है और हमको बाहर से भी इनपुट मिल रहा है। अब ये बाहर वाला आदमी कौन है? ये बाहर वाला आदमी मेरी प्रोडक्ट टीम है, मेरी रिस्क टीम है, हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कमिटी है, और हमारे यहाँ पे एक PDCA डिफाइंड कमिटी है जो कि परफॉर्मेंस देखती है, उस परफॉर्मेंस के डिटेलिंग में जाती है और जानने की कोशिश करती है परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत फॉर्मलाइज प्रोसेस बनाया हुआ हमने, कि ये नहीं है कि फंड मैनेजर ने खुद सुबह एट्रीब्यूशन देखा और उसने नजरअंदाज कर दिया। ये एट्रीब्यूशन भी एक डिस्कशन है, एक फॉर्मल फोरम। इन्वेस्टर ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर एक फंड का परफॉर्मेंस देखता है, वो NAV का उतार चढ़ाव देखता है, लेकिन जो फंड की इंटरनल टीम है वो ये भी जानने की कोशिश करती है कि NAV बढ़ी, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, और नहीं बढ़ी तो क्या रीज़न है। दे गो इनटू ग्रेन्युलर डिटेल। और परफॉर्मेंस कहाँ से आई? इंटरेस्ट रेट से आई, क्रेडिट से आई, लिक्विडिटी से आई, कॉन्सेंट्रेशन से आई। इसको हम एट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हैं, किस कारण से रिटर्न आया और किस कारण से अपना पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो नहीं चल रहा, उसको फिर जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है नहीं लेना वो हमको देखना है। तो ये बहुत जानना ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरा पर्सनली मानना है, लगता नहीं है लेकिन फिक्स इनकम में जो काइंड ऑफ रिगर आपको करना पड़ता है ना, वो एकदम अलग है। काफ़ी लोगों को लगता है कि इक्विटी इज रिसर्च ओरिएंटेड, लेकिन फिक्स इनकम में रिसर्च एक्चुअली इज लाइक अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। एक मिस्टेक प्रॉब्लम दे सकता है। नहीं बिल्कुल, बिकॉज हम एक बियॉन्ड ए पॉइंट अल्फा जनरेशन पोर्टफोलियो लेवल पे नहीं कर सकते। हाँ। तो हमको हर इंडिविजुअल लेवल पे एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करनी है। ठीक बात है। और हमको इंश्योर करना है कि हमारे एक्सीडेंट ना हो। तो एक जो फंड केसिंग का हमारा बहुत बड़ा तरीका है कि हर इंस्ट्रूमेंट पे रिस्क डिफाइन करो, वो इसलिए है कि वो 2% पोर्टफोलियो ऐसा ना रह जाए कि जहाँ पे हम रिस्क पाल रहे हैं, ठीक बात, या जहाँ रिस्क बढ़ता जा रहा है हम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फीडबैक लूप है, जो कि हमारे यहाँ पे हमने एक फॉर्मलाइज सिस्टम बना रखा है, PDCA जिसको हम बोलते हैं, तो उस लूप के थ्रू कंटिन्यूसली आपको एक इंटरनल लेकिन थर्ड पार्टी रीइवैल्यूएशन मिल रहा है कि आपका परफॉर्मेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। और ये महीने दर महीने ये मीटिंग होती है, जिससे कि वो फीडबैक आता रहता है, तो कि कोर्स करेक्शन जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे हो सके। और चौथा और आखिरी, अल्टीमेटली हम सब इंसान हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो
हम लोगों की ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ढंग से मेजर होनी चाहिए। जो आदमी जो भी काम कर रहा है, चाहे वो रिसर्च कर रहा है या फंड मैनेजमेंट कर रहा है या डीलिंग कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी और उसका जो केपीआई जिसको हम बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो कितनी अच्छी तरीके से हम लोग मापते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली हम लोग मापते हैं, फीडबैक कैसा दिया जाता है, और उसकी बेसिस पे उस इंडिविजुअल की टीम में कंट्रीब्यूशन, उस इंडिविजुअल की ओनरशिप टुवर्ड्स वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चौथा पिलर है कि ओनरशिप हर काम का, जो कि चाहे वो रिसर्च वाला कर रहा है, मैक्रो रिसर्च, माइक्रो रिसर्च, या फंड मैनेजर कर रहा है या डीलर कर रहा है, उसका मेजरमेंट और उसका आउटपुट उसके सामने होना चाहिए और टीम के सामने होना चाहिए, ताकि मेरिटोक्रेसी इंडिविजुअल लेवल से लेके टीम लेवल से लेके ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक पहुंच सके। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने इनडायरेक्टली कल्चर डिफाइन किया कि कल्चर क्या फिक्स इनकम में, कि अल्टीमेटली फंड केसिंग होती है, फंड डिफाइन किया जाता है, उसके अंदर अल्फा जनरेट करने की कोशिश की जाती है, और उसके अंदर जो टीम होती है उसका इंटरेस्ट बिल्कुल अलाइन होना चाहिए कि हमको ये करना है। तो मैक्रो वाला ही वो सोचे, क्रेडिट वाला सोचे, इंटरेस्ट रेट वाला सोचे, डीलर भी सोचे, फंड मैनेजर भी ये सोचे, तो पूरा अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर हमने ये किया, हमने अल्फा जनरेट किया, तो हमको मालूम है किस तरह का रिवॉर्ड रिकग्निशन हमको मिलने वाला है। तो परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रोसेस में होता है। और ये दीज काइंड ऑफ थिंग विजिबल नहीं है, बट ये बहुत विजिबल होती है, दिखती नहीं है लेकिन बहुत दिखती है। सर दिखता फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, लेकिन हमको लगता है कि एज एन इंडिविजुअल, एज ए टीम, हमको हमेशा इनपुट पे फोकस करना चाहिए। आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, आउटपुट कहीं और से नहीं आता है, हम जो करेंगे उसी की बेसिस पे आउटपुट आएगा। और उम्मीद यही है कि ये जो निपॉन वे जिसको आप कहते हैं, और थैंक यू फॉर पुटिंग इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि निपॉन वे है ये, क्योंकि हमने इस वे को बहुत इंटरनलाइज किया है, बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट किया है। और जैसे मैंने बोला ना, मिनट टू मिनट, घंटा टू घंटा, दिन टू दिन, हमको यही चीज़ रिपीट करनी है। यही चीज़ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने को सक्सेस दे सकती है और इन्वेस्टर्स को उनके कमेंसरेट रिटर्न दे सकती है, जिस तरीके के प्रोडक्ट में वो लोग आए। देखिए, फिक्स इनकम में मेनली 4 चीज़ें होती है। क्रेडिट होता है नंबर 1, दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट व्यू, आप क्रेडिट से पैसा बनाते हैं, लें या नहीं लें, दूसरा इंटरेस्ट रेट पे पैसा बनता है, तीसरा होता है विद इन दैट यू नीड टू सी लिक्विडिटी एज वेल, बिकॉज क्रेडिट तो बहुत अच्छा मिल जाएगा लेकिन लिक्विड नहीं है तो तकलीफ दे सकता है। एंड फोर्थ इज कॉन्सेंट्रेशन, एंड फ्लिप साइड ऑफ दैट इज डिवर्सिफिकेशन। तो आपका प्रोसेस किस तरह आपको हेल्प करता है इन चारों मैट्रिक्स में? तो एक तो विजय जी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि हमने फंड केसिंग में ये चारों पैरामीटर इंस्ट्रूमेंट लेवल पे डिफाइन करनी है। ठीक बात है। तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ, तो मानिए जो इंडस्ट्री में सबसे पुराना प्रोडक्ट लेके चलते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड एक इंडस्ट्री का बहुत पुराना प्रोडक्ट है। मेरी और आपकी पहली मुलाकात भी 1999 में जब हुई थी, तो शायद इसी प्रोडक्ट को लेके हुई थी, अगर मेरे को ढंग से याद है। एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो अगर ये सिंपल प्रोडक्ट लेके चलते हैं ना, इस प्रोडक्ट में हर इंस्ट्रूमेंट लेवल पे आपने डिफाइन कर दिया। अब ये प्रोडक्ट क्या है, जब आप बाहर से इस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो ये प्रोडक्ट है जिसमें कि हम एवरेज मैच्योरिटी या ड्यूरेशन 1 से 3 साल के बीच में चलाते हैं। ये पोर्टफोलियो लेवल पिक्चर है। मुझे वहाँ पे हर इंस्ट्रूमेंट लेवल पे ये चारों चीज़ें डिफाइन करनी है। इसमें क्या होता है कि मैं हर इंस्ट्रूमेंट लेवल पे जब ये डिफाइन करता हूँ चारों रिस्क, फिर मैं क्या होता है पोर्टफोलियो लेवल पे एग्रीगेट रिस्क भी डिफाइन करता हूँ कि मेरे को लिक्विडिटी रिस्क एक पोर्टफोलियो में एक लेवल के बियॉन्ड लेना नहीं है। हमारे बाजार में, जैसे आपने लिक्विडिटी रिस्क का जिक्र किया, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे बाजार में या किसी भी बाजार में सबसे बड़ा एरर जो हम एज ए इन्वेस्टर करते हैं लिक्विडिटी रिस्क के मामले में, इस कि हम किसी चीज़ को लिक्विड मान लेते हैं, किसी चीज़ को थोड़ा बहुत लिक्विड मान लेते हैं, और किसी चीज़ को थोड़ा बहुत इलिक्विड और फिर इलिक्विड मानते हैं। बाजार बहुत क्लियर है, बाजार में या तो कोई चीज़ लिक्विड है या कोई चीज़ इलिक्विड है। और जिस दिन हमने वो अंडरस्टैंडिंग कैप्चर कर ली प्रोडक्ट के अंदर कि ये मेरा इलिक्विड कंपोनेंट ऑफ द पोर्टफोलियो है, जो कि ये इस काम के लिए मैंने रखा है, और ये बाकी जो है वो पोर्टफोलियो मेरा लिक्विड कंपोनेंट है जो कि इस काम के लिए रखा है, तब वो डिसिप्लिन हमेशा आगे चल के काम आता है। पोर्टफोलियो में रिस्क कैसे बढ़ता है इलिक्विडिटी की, हम इंक्रीमेंटली इलिक्विडिटी ऐड करते जाते हैं, रियलाइज किए बिना कि क्या लिक्विड है, क्या सेमी लिक्विड और क्या इलिक्विड है। अल्टीमेटली हमने एक 5 स्केलर बना रखा है निपॉन में, जिसमें कि हर एसेट की लिक्विडिटी 5 स्केल में हमने डिवाइड कर रखी है। और जब तक वो स्केल 5 या 4 नहीं है, जो कि टॉप 2 लेयर्स हैं, हम उस एसेट को लिक्विड बोलते ही नहीं।
you were very clear in fund casing at that time. Yes, ये सिमिलरली क्रेडिट रिस्क में हमने इंस्ट्रूमेंट लेवल पे तो क्रेडिट रिस्क डिफाइन कर ही रखा है, बट पोर्टफोलियो लेवल पे भी ये डिफाइन कर रखा है कि एक पोर्टफोलियो में हम कितना ज़्यादा क्रेडिट रिस्क ले सकते हैं, और ये हर एलिमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन कर रखा है। ये कोई बड़ा रेंज नहीं दे रखा है कि 20 भी कर सकता हूँ, 40 भी कर सकता हूँ। हर जगह पे लिमिट डिफाइंड है, हर जगह पे बहुत क्लियर न्यूमेरिकल लिमिट डिफाइंड है। उसमें एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने शॉर्ट टर्म फंड में बोला कि मेरे को सिर्फ 15% या 20% का पोर्टफोलियो ही मैं चला सकता हूँ जो कि AAA नहीं है, तो AA+ है, AA है, जो भी मैं चला रहा हूँ, मैं जैसे ये रेस्ट्रिक्शन रखता हूँ, दूसरी चीज़ जो ऑटोमेटिकली हो जाती है कि ये 15 से 20% में मेरे को फिर एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करनी पड़ती है। अगर मैं कोई भी लिमिटेशन ना रखूँ और मैं बोलूँ मैं तो 0 भी चला सकता हूँ साहब, 70 भी चला सकता हूँ, तो उसमें होता क्या है कि मैं इनएफिशिएंट पोजीशन ऐड करते जाता हूँ। ऑप्टिकली मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उससे पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है। तो हर चीज में जब आप लिमिट डिफाइन करते हो, रिस्क लिमिट डिफाइन करते हो, आप उसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, तो वहां पे आप एफिशिएंसी ऐड करने की कोशिश करते हो, वरना आप गेम में नहीं रहोगे ना, वरना आप गेम में नहीं रहोगे। सही बात है। तो ये गेम डिसिप्लिन का है, गेम सही चीज को बार बार करने का है, और गेम रिसर्च इनपुट का है, और अल्टीमेटली पोर्टफोलियो मैनेजर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसको ढांचा दिया गया है और जो आपको रिसर्च इनपुट दिया गया उसकी बेसिस पे वो पोर्टफोलियो में रिटर्न एफिशिएंट। आपने बहुत अच्छा बात किया कि अल्टीमेटली इज बॉइल डाउन टू द डिसिप्लिन। तो हम प्रोसेस बना लिए, कमिटी बना ली, सब कुछ हो गया, कीज एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, वो कैसे करते हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग है, यू हैव टेंडेंसी टू बिकम लेथार्जिक, वी हैव टेंडेंसी टू बी इनडिसिप्लिन्ड, इज बाय नेचर वी आर ह्यूमन बीइंग आर लाइक दैट। तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप में आप उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि ये नहीं हो और या राइट बिहेवियर हो? विजय जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब भी हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं तो सवाल हमेशा ये आता है कि अगर प्रोसेस इतना डिफाइंड है और इतना टाइट है तो यार रिटर्न कैसे जनरेट करोगे? जब प्रोसेस पे तुम तो सारी इंटरव्यू में सिर्फ प्रोसेस बोलते हो, तो इतना डिफाइंड प्रोसेस है तो रिटर्न कैसे जनरेट करोगे? और उसका फ्लिप साइड जो आपने सही में बोला कि अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजर को मैंने बोल दिया कि भाई तू शॉर्ट टर्म फंड में, जैसे हमारे शॉर्ट टर्म फंड में एक हमने नियम रखा हुआ है कि बिकॉज शॉर्ट टर्म फंड है, नाम से शॉर्ट टर्म है, ड्यूरेशन का भी कैप रखा हुआ है रेगुलेटर ने, तो हम इसमें 5 साल ड्यूरेशन से लंबा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकते। मेरा जितना बुलिश व्यू हो बाजार में मैं नहीं ले सकता। नीचे का लिमिट भी डिफाइन कर रखा है हमने कि अगर रेगुलेटरी लिमिट x है तो हम x+ इतना रहेंगे, हम उसके नीचे नहीं जाएंगे, जितना भी बियरिश व्यू हो बाजार में। तो फिर फंड मैनेजर क्या बोलता है, अरे आपने तो यहाँ ये भी डिफाइन कर दिया, वो भी डिफाइन कर दिया, अब मेरे लिए वैल्यू ऐड करने के लिए क्या रहा? ठीक है, नाउ इसी को हम लोग राइट रिस्क टेकिंग बोलते हैं। पोर्टफोलियो में एफिशिएंसी जनरेट करने के लिए आपको मैक्सिमम रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है। पोर्टफोलियो में एफिशिएंसी जनरेट करने के लिए आपको राइट रिस्क एट द राइट टाइम लेने की जरूरत होती है। तो आपने एक फंड मैनेजर को रिसर्च के थ्रू अगर टाइमिंग एडवांटेज दिया है एंट्री और एग्जिट का, और आपने उसकी बाउंड्रीज डिफाइन की है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टाइमिंग का बेनिफिट यूज करके या सुपीरियर रिसर्च का बेनिफिट यूज करके वो उन पोजीशंस में जल्दी एंटर करे और जल्दी एग्जिट करे, वो उसका काम है। उसके लिए उसको फंड केसिंग के अंदर लिक्विडिटी कैसे मैनेज करनी है पोर्टफोलियो की, कौन सा एलोकेशन कब करना है, कब निकलना है, वो काम उसका है। तो मैंने प्रोसेस डिफाइन कर दिया, मैंने थोड़ा बहुत उसका रेंज नैरो कर दिया ताकि प्रोडक्ट ट्रू रहे फिलॉसफी ऑफ प्रोडक्ट के। उसका मतलब ये नहीं कि उसका काम कम हो गया, तो वो पीछे बैठ के ये नहीं बोल सकता कि प्रोसेस ही सब कुछ करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। उस प्रोसेस के अंदर उसको ये इनपुट यूज करना है, और जब आपने प्रोसेस डिफाइन किया ना उसमें फॉलो आउट ये है कि उसको और ज्यादा मेहनत करनी है। कई बार क्या होता है विजय जी, आप ना फिक्स्ड इनकम में जैसे बहुत लोग सिर्फ रिटर्न नहीं देखते, रिटर्न का वोलेटिलिटी भी बहुत देखते हैं, राइट? इन्वेस्टर के लिए वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज इन्वेस्टर जनरली फिक्स्ड इनकम में वोलेटिलिटी कम करने के लिए आता है। वोलेटिलिटी कम करने के लिए आपने रेंज डिफाइन कर दी है, विद इन दैट रेंज अगर मेरे को रिटर्न क्रिएट करना है तो मुझे बार बार वो काम हर रोज करते रहना है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो निपॉन वे का फंड केसिंग जो तरीका है, उसमें पोर्टफोलियो मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बिकॉज उसको इस रेंज के अंदर काम करना है, लेकिन फिर भी मार्केट के साथ परफॉर्म करना है या मार्केट से बेटर परफॉर्म करना है। तो वो इनपुट रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर की तरफ से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो मैनेजर स्टोर्स पे ही रहेंगे कि बॉस
मुझे कैसे इनपुट यूज़ करना है बेटर आउटपुट जनरेट करने के लिए विद इन द कंस्ट्रेंट्स दैट आई एम वर्किंग विद। तो मैंने आज तक वो चैलेंज नहीं देखा कि कोई फंड मैनेजर मेरे को आके बोले कि साहब आपने तो मेरे हाथ पांव बांध दिए, अब मैं क्या करूं, ये तो एक्स कर सकता है, वो तो वाई कर सकता है, वो तो जेड कर सकता है, मैं तो ए और बी ही कर सकता हूँ। आपको ए और बी के अंदर रह के ट्रू टू लेवल प्रोडक्ट के अंदर रह के वो काम करना है और फिर भी कम्पीट करना है। सो सपोज एक फंड कैटेगरी के हिसाब से आप 5 साल से लंबा इंस्ट्रूमेंट उस कैटेगरी में अगर नहीं डाल सकते, मैच्योरिटी या ड्यूरेशन जो भी बोले उससे लंबा नहीं डाल सकते, तो एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर मैं जितना भी बुलिश हो जाऊँ, मैं जाके 30 साल का पेपर नहीं खरीद सकता। जितना भी बियरिश हो जाऊँ, मेरे को एक मिनिमम पोर्टफोलियो की मैच्योरिटी या हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। तो जो फंड केसिंग में वो डिफाइन किया गया है, आपको उस बाउंड्री के अंदर काम करना है। तो उससे निकलता ये है कि उसी बाउंड्री में काम करते हुए मैं एफिशिएंसी कैसे क्रिएट करूँ। उसके लिए मुझे अपने रिसर्च इनपुट्स को उतना बेटर यूटिलाइज करना है, उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए एफिशिएंसी क्रिएट करनी है, तो मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपका निपॉन वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, उसको एक एक्रोनिम में इंक्रीज जी, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि व्हाट इज दैट। आपका पूरा जो है प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुली सम अप किया हुआ है निपॉन वे को एक एक्रोनिम में इंक्रीज, तो वो आप थोड़ा रिकैप हो जाएगा अपना इसमें। तो विजय जी, जैसा कि हम फंड मैनेजर तो इतने क्रिएटिव होते नहीं हैं, तो ये जब हमने प्रोसेस अपने टीम में डिस्कस किया है, संदीप जी हैं हमारे टीम में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इस प्रोसेस को हम एक्रोनिम से डिफाइन करें ताकि इन्वेस्टर्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स तक ये बात पहुंच सके। तो इंक्रीज में वही 4 कंपोनेंट है जो हमने निपॉन वे में बात की थी। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है आपके क्रेडिट रिसर्च का, ठीक है। तो वो एक कंपोनेंट काम करता है, इन डेप्थ रिसर्च जिसको बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट है फंड केसिंग, जो हमने बात की कि आपने एक प्रोडक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली रिस्क के हिसाब से डिफाइन किया, इंस्ट्रूमेंट लेवल से जैसे हमने बोला वहाँ से शुरू किया और पोर्टफोलियो लेवल पे ख़त्म किया। तीसरा जो हमने बोला कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उसका एक कंटिन्यूस फीडबैक लूप जिसको हम पीडीसीए बोलते हैं, तो रिगरस रिव्यू। और चौथा जो आपने मेरे से बेटर बोला, कल्चर, एक इनेबलिंग होना, ओनरशिप, कल्चर, इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, उसकी खुद के लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम के लेवल पे, प्रोडक्ट के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप का कल्चर है या नहीं है, तो वो कल्चर चौथा एलिमेंट है इंक्रीज का। तो हम हर जगह पे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हर जगह पे इंक्रीज चाहते हैं, और ये इंक्रीज हम एक पॉजिटिविटी के हिसाब से देखते हैं कि हम कैसे इन्वेस्टर के लिए बेटर सॉल्यूशन, बेटर एफिशिएंसी सब ला सकते हैं, कहाँ पे हम वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए उसका नाम एक्रोनिम इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत अच्छा, गुड। तो देखा ऑडियंस किस तरह से एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में फिक्स इनकम मैनेज किया जाता है और कैसे एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर किस तरह से अपनी टीम को नेविगेट करते हैं, प्रोसेस सेटअप करते हैं, और प्रोसेस में समय के साथ आपको बदलाव भी करना पड़ता है। और तो ये बड़ा एक फाइन लाइन होता है कि क्या बदलें क्या नहीं बदलें। इसका उपाय है कि वो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस से आता है। तो फिक्स इनकम में मेरे हिसाब से ज़्यादा ट्रस्ट एक्सपीरियंस टीम को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ होता है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। हम कहीं भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको निपॉन म्यूचुअल फंड के कोई भी स्कीम को लेना है नहीं लेना, उसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर स्ट्रोक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और एक बात भी ध्यान रखें कि रिटर्न देखने से पहले रिस्क देखें। अगर आपने रिस्क ढंग से समझ ली है तो ही आपको रिटर्न आएगा। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।